करने से पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं पहले, ठीक है, जो 11th में हम लोग पढ़े थे। सबसे पहले एटम के बारे में जानते हैं। एटम, ठीक है, एटम जिसके बारे में आप जान रहे हैं अच्छा खासा। एटम, एटम को सबसे पहले जॉन डाल्टन क्या बोले थे 1808 में कि एटम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, एटम को तोड़ा गया था दो पार्ट में, ए और टॉम, ठीक है। ए का मतलब होता है नन, टॉम का मतलब होता है डिवाइडेड, ठीक है, एटम, ठीक है। ए का मतलब नन और डिवाइडेड, टॉम का मतलब डिवाइडेड, यानी नन डिवाइडेड यानी अविभाज्य, ठीक है, अविभाज्य यानी परमाणु जो होता है, एटम को कहते हैं परमाणु, ठीक है। परमाणु जो आपका होता है वह पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है जिसको आप दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। परमाणु जो है वो पदार्थ का सूक्ष्म कण है जिसे दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। किसके अकॉर्डिंग? डाल्टन के अकॉर्डिंग। ये आपका जॉन डाल्टन 1808। जॉन डाल्टन क्या बोले थे 1808 में कि परमाणु को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन बाद में चल के परमाणु को तोड़ दिया गया। हम लोग जानते हैं कि परमाणु के मौलिक कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, परमाणु के मौलिक कण क्या क्या होता है? एक आता है आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। तो जब परमाणु को तीन पार्टों में तोड़ दिया गया तो यह परिभाषा आपका नहीं चलेगा, ठीक है। परमाणु को जब तीन पार्टों में तोड़ दिया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो यह परिभाषा आपका नहीं चलेगा कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य होता है, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। तब क्या परिभाषा चलेगा? तो जब परमाणु को तीन पार्टों में तोड़ दिया गया, परमाणु फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम यानी परमाणु के तीन मौलिक कण हो गए, तो परमाणु का क्या परिभाषा हो जाएगा एटम का? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच डज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट बट पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन। अब समझिए इसका हिंदी क्या हो जाएगा। परमाणु, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। परमाणु वह छोटा से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, किंतु पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन, किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु वह सूक्ष्मतम यानी छोटा से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। यह परमाणु का डिफिनीशन हो गया एटम का। लेकिन वही जब अणु का बात कीजिएगा और अणु क्या हो जाएगा, जैसे इसका उल्टा हो जाता है। अणु जो होता है वह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। जिसे देखिए ये आपका H2, ये आपका अणु हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, जिसे H लिखिए, ये आपका परमाणु है। पर्सनली जो रहेगा वो आपका एटम होगा, परमाणु होगा, और जिसे एक से अधिक हो जाएगा वो आपका अणु हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हाइड्रोजन को आप H लिखते हैं, जब संकेत लिखना होता है तो केवल H लिखते हैं, जब भी लिखते हैं तो H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को लिखते हैं तो O2 लिखते हैं। तो ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। कौन? परमाणु। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, हाँ, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेगा? परमाणु। जस्ट उल्टा अणु। अणु आपका मॉलिक्यूल स्वतंत्र अवस्था में तो पाया जाता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो अणु टूट के परमाणु के रूप में आएगा, यानी मॉलिक्यूल आपका डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट होने के बाद एटम के रूप में आएगा और एटम के रूप में आने के बाद तब वह केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है। जिसे मान लीजिए कि H2 और Cl2 का रिएक्शन कराए, बन गया HCl। हम लोग को क्या दिख रहा है कि हाइड्रोजन आपका है, ये आपका मॉलिक्यूल के रूप में है, अणु के रूप में है, और ये भी आपका अणु के रूप में है, मॉलिक्यूल के रूप में है, बना क्या? HCl। हम लोग को दिख क्या रहा है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड है, ये आपका मॉलिक्यूल के रूप में है। लेकिन जब ये हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मिला नहीं बनेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्लोरीन के मिलने से बनेगा, क्लोरीन और क्लोरीन के मिलने से नहीं बनेगा। तो ये दो कंडीशन में आपका HCl बन रहा है, ठीक है। H2 + Cl2 HCl बन रहा है।
तो जब तक यह हाइड्रोजन और हाइड्रोजन टूटेगा नहीं, तब तक हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड नहीं बनेगा। जब ये दोनों के बीच में दरार नहीं आएगा, तब तक ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो अणु जो है वह सबसे पहले टूट जाएगा परमाणु के रूप में, यानी मॉलिक्यूल जो है डिसोसिएट हो जाएगा एटम के रूप में, और एटम के रूप में जब हो जाएगा तब वह कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, तब वह फिर से अणु, नया अणु का निर्माण करेगा। अरे समझ में। अब देखिए क्या होता है, ये मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। अणु जो है आपका वह 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह है। अणु जो है, अणु क्या होता है, तो 2 या 2 से अणु, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। ए मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो एक दूसरे के साथ रासायनिक बंधन से बंधा होता है या जुड़ा होता है। अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो एक दूसरे के साथ या एक दूसरे परमाणु के साथ रासायनिक बंधन से जुड़ा होता है। यहाँ तक हो गया परमाणु और अणु। ठीक, अब आइए अब जरा इस पर चर्चा करते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले परमाणु को क्या बोले कि परमाणु जो होता है वह गोलाकार होता है। सबसे पहले बोले थे रदरफोर्ड, ठीक है। परमाणु जो होता है वो गोलीय होता है, सबसे पहले किसने बोला था, रदरफोर्ड। बाद में नील्स बोर आके बताया यही चीज को, ठीक है। अब एटम क्या होता है, रियलिटी में एटम क्या होता है, तो एटम ये सेंटर में आपका न्यूक्लियस और आउटर से आपका सेल होता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका एटम का सिंबल हो गया, एटम हो गया, और ये हो गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मीन नाभिक। परमाणु के केंद्र में, परमाणु के केंद्र वाला जो भाग होता है, यानी परमाणु के ठीक सेंटर में, केंद्र में जो होता है उसको नाभिक कहते हैं। नाभिक में क्या क्या होता है, तो आपका होता है एक प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है सेल, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कक्षा। क्या कहते हैं, कक्षा, यानी सेल, ठीक है, या ऑर्बिट, ठीक है। कक्षा को KLMN इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। रियलिटी ये है कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाता है। जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, हम लोग रास्ता पे नहीं चलते हैं, जहां चलते हैं, देखते हैं बरसात के दिनों में जहां पे चलते हैं हम लोग, वही रास्ता हो जाता है। तो परमाणु जो है वह इलेक्ट्रॉन जो है वह कक्षा में चक्कर नहीं लगाता है। इलेक्ट्रॉन जहाँ पे चक्कर लगाते रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन स्पिन करते रहता है, वही आपका सेल कहलाता है। कभी यह हो सकता है कि इसका एनर्जी लेवल क्या है, एनर्जी अगर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के पास तो क्या करेगा, थोड़ा दूर भागेगा। एनर्जी कम आता है, थोड़ा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये इधर उधर होते रहता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आता है साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो साइज ऑफ, सबसे पहले साइज ऑफ एटम यानी परमाणु का आकार। तो परमाणु का आकार होता है 1 एंगस्ट्रम यानी 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। परमाणु का आकार ये होता है। परमाणु के केंद्र में जो नाभिक होता है, तो जाहिर सी बात है कि परमाणु के केंद्र में जो नाभिक होता है वह उसका आकार छोटा होगा। तो नाभिक, साइज ऑफ न्यूक्लियस यानी नाभिक का आकार। नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर बदलिएगा तो 2 घट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये हो गया आपका परमाणु। परमाणु के केंद्र में होता है नाभिक में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, जो इसका फंडामेंटल पार्टिकल है। और इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते रहता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, घूमते रहता है, उसको कहते हैं कक्षा, सेल कहते हैं। कक्षा को KLMN इस तरह से डॉट डॉट सूचित करते हैं। यहाँ तक ठीक है। परमाणु का आकार क्या होता है, तो 1 एंगस्ट्रम यानी 10⁻10 मीटर। सेंटीमीटर में हो जाएगा 10⁻8 सेंटीमीटर। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर। सेंटीमीटर में हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक ठीक है। इसके बारे में अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया।
प्रोटॉन का खोज किसने किया, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, इसका ईयर क्या था, इसका आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ये जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो फिर से बना देते हैं। न्यूक्लियस, ये हो गया आपका सेल, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, ये सब इसको कह सकते हैं एनर्जी लेवल। जैसे हम लोग सेल कहे थे, सेल, इसको एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक एनर्जी लेवल या सेल, ठीक है। कक्षा या ऑर्बिट कहिए, ठीक है, कक्षा या ऑर्बिट। और समझिए कक्षा को के एल एम एन इस तरह से डिनोट किया जाता है। चलिए आइए पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फंडामेंटल पार्टिकल क्या क्या हो गया आपका, पहला हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवर हुआ था, ठीक है, इस खोज जो किया था इसका इन्वेंटर। इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था वह जोसेफ जॉन थॉमसन। तो हम लोग सीधा याद रखते हैं थॉमसन, थॉमसन, ठीक है, थॉमसन याद रखते हैं। इसका जो ईयर था वह 1897 था। 1897 ईस्वी में खोज हुआ था। इसका जो चार्ज होता है वह चार्ज आवेश, ठीक है, इसका जो चार्ज होता है आवेश वह निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। यहाँ माइनस लगा दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस लगाइएगा तो प्रोटॉन का हो जाएगा। हाँ, इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg। यह हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, सीधा याद रखिएगा, थॉमसन ने किया था। ईस्वी क्या था, 1897 ईस्वी में। आवेश इस पर क्या होता है, चार्ज, तो चार्ज निगेटिव चार्ज होता है। रियल में क्या होता है पूरा, तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, यानी 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। सी मतलब कूलम समझिएगा, ठीक है, कूलम। और इसका जो आवेश होता है, सॉरी मास जो होता है इसका 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg होता है। वही अगर दूसरा प्रोटॉन का अगर बात कीजिएगा, प्रोटॉन, इसका जो इन्वेंटर या फादर ऑफ कह दीजिए, इन्वेंटर जो होता है खोजकर्ता, तो इसका दो है। एक गोल्डस्टीन देता है, ठीक है, गोल्डस्टीन, ठीक है। गोल्डस्टीन, जब ईयर का बात आएगा, गोल्डस्टीन के समय एक रदरफोर्ड भी देता है। कहीं कहीं आपको रदरफोर्ड मिलेगा, कहीं कहीं गोल्डस्टीन, ठीक है। जब गोल्डस्टीन आएगा तो 1911, ठीक है, गोल्डस्टीन आएगा तो 1911, और नहीं तो रदरफोर्ड आएगा, तो रदरफोर्ड आ जाएगा तो आपको, जब रदरफोर्ड आएगा तो 1917, ठीक है। तो गोल्डस्टीन आएगा तो 1911 और रदरफोर्ड आएगा तो 1917, अलग अलग देता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो चार्ज होता है यानी आवेश, वह सेम वही होता है, प्लस लग जाएगा, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। और इसका जो मास होता है, मास, इसका मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है। इसका मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है। इसका होता है 1.672 गुना 10 के पावर -27 kg, 1.672 गुना 10 के पावर -27 kg। तो ये प्रोटॉन के बारे में हो गया। और न्यूट्रॉन को यहीं खत्म कर लेते हैं। न्यूट्रॉन के बारे में अगर देखिएगा, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का जो खोज किया था इन्वेंटर में खोजकर्ता जो खोजा था चैडविक, इसका खोज किया था चैडविक। ईयर क्या था, 1932। इलेक्ट्रॉन का खोज किया थॉमसन ने, ठीक है। ईयर क्या था, 1897।
इस पर चार्ज क्या होता है, तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, माइनस लगा दीजिए। मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का 31, 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg। उसके बाद प्रोटॉन के बारे में आ जाइए, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है कक्षा में, प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है नाभिक में, न्यूक्लियस में। प्रोटॉन के बारे में खोज करता क्या था गोल्डस्टीन, ठीक है, और रदरफोर्ड भी कहीं कहीं देता है। गोल्डस्टीन का ईयर 1911 था और रदरफोर्ड वाला 1917 था। चार्ज क्या होता है आवेश, सेम यही होता है, पॉजिटिव में आ जाएगा। यहाँ केवल निगेटिव है, यहाँ केवल पॉजिटिव हो जाएगा। 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा मास, तो 1.672 गुने 10 के पावर -27 kg, ठीक है। अब आ जाइए न्यूट्रॉन पर। न्यूट्रॉन का खोज करता है चैडविक, जेम्स चैडविक, ईयर हो जाएगा 1932। इसका जो चार्ज होता है वह चार्ज आपका होता है 0, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल बीच में, और निगेटिव आपका चक्कर लगाते रहता है। इसका जो मास होता है, मास यानी द्रव्यमान, जस्ट प्रोटॉन के द्रव्यमान के सेम होता है, थोड़ा चेंजिंग। इसका 1.672 इसका है, इसका हो जाएगा 1.674 गुना 10 के पावर -27 kg। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कहानी, ठीक है। अब आते हैं, ये आपका सेल था, न्यूक्लियस, सेल है, कक्षा है। तो कक्षा में आखिर इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो सबसे पहले कक्षा को क्या चीज से डिनोट किए थे, सेल को, कक्षा को KLMN इस तरह से डॉट डॉट डॉट। तो प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, न्यूनतम संख्या पाई जाती है। कितना पाई जाती है इसका निर्धारण निकालने के लिए, यानी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, ये निकालने का फॉर्मूला है 2n², ठीक है। मान लीजिए अगर के सेल के लिए लेते हैं, ठीक है, के सेल, इसमें अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम लोग देखते हैं, के सेल है, पहला सेल के है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर देखते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन, यानी के सेल, के से स्टार्ट हुआ, ये हो गया आपका के, ये हो गया एल, ये हो गया एम, इस तरह से एन, ठीक है। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो एन बराबर क्या लेंगे हम लोग, पहले 1, फिर के बाद एल आएगा, तो एन बराबर 2, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है 2n², तो 2n², 2। के सेल के लिए एन बराबर कितना लेना है, 1 लेना है, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 1 का स्क्वायर, तो 2 गुना 1 यानी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी पहला कक्षा में आपका 2 इलेक्ट्रॉन रखाएगा। पहला कक्षा में आपका कितना रखाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, अधिकतम से अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, कम से कम तो 1 रख ही सकते हैं। अगर के सेल की जगह अगर एल सेल ले रहे हैं, ठीक है, एल सेल, ठीक है, तो इसमें क्या रखेंगे, एन बराबर कितना रखेंगे 2। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर निकालना होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर निकालना होगा तो कौन सा फॉर्मूला है 2n²। अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, तो 2n²। तो क्या हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 गुना 4, तो कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। यानी दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखिएगा, 8, अधिकतम 8 रखिएगा, कम से कम 1 2 3 4, 1 से 8 तक रख सकते हैं। उसी तरह से के एल एम सेल लेते हैं, ठीक है, एम सेल लेते हैं, तो एन बराबर कितना लीजिएगा आप 3, ठीक है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर देखिएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर आप देखते हैं क्या हो जाएगा 2n², 2 गुना 3 का स्क्वायर, कितना 2 गुना 9 यानी 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से आएगा, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18, फिर 32, 50, 72, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आप सुनिए, ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉन तो बता दिए कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी तो होता है, न्यूट्रॉन भी तो होता है। इस निकालने के लिए एक फॉर्मूला है Z = P = E,
जेड बराबर पी बराबर ई, यानी इसमें से आपको क्या निकल जाएगा, एक प्रोटॉन निकल जाएगा। एक और फॉर्मूला है ए बराबर पी प्लस एन, ए बराबर पी प्लस एन, यहाँ से क्या निकल जाएगा, आपको न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो यहाँ से आपको प्रोटॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला बता दिए, यहाँ से आपको प्रोटॉन निकल जाएगा और यहाँ से न्यूट्रॉन। अब कैसे क्या है, जेड क्या है, तो जेड आपका एटॉमिक नंबर है, जेड आपका एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या को किससे सूचित करते हैं, जेड से। परमाणु संख्या को किससे सूचित करते हैं, जेड से। हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए पी क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, पी क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन की संख्या। पी क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या। ई क्या है, ई तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। उसके बाद आ जाइए आप, एन हो गया, एन हो गया आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या। एन क्या हो जाएगा, जेड हो गया परमाणु संख्या, पी हो गया प्रोटॉन की संख्या, यानी कितना प्रोटॉन है, ई हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, एन हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। अब बच गया आपका ए, ए जो होता है आपका, यही होता है मास नंबर, मास नंबर, ये होता है आपका मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। अब सब तो लिख दिए, सब लिख दिए, अब निकाला कैसे जाएगा ना। अब निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना सिखा दिए, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी निकाले। चलिए मान लीजिए कि सोडियम है, ठीक है। तो सोडियम का क्या करते हैं कि नीचे क्या रहता है, परमाणु संख्या, और ऊपर क्या होता है, परमाणु भार। जैसे कोई एक्स एलिमेंट है, ठीक है, और नीचे में जो रहता है उसको कहते हैं हम लोग जेड, जेड, और ऊपर होता है ए। तो जेड क्या हो गया आपका, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, ए क्या हो गया, तो मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार। ठीक है, आप समझिएगा। हम लोगों को इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो जनरली सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कि सोडियम का अगर सेल है तो कितना, क्या निकालेंगे हम लोग, जेड बराबर पी बराबर ई। ठीक है, तो परमाणु संख्या कितना है, 11। सबसे पहले तो इसमें से आप छांट लीजिए, जेड हो गया आपका 11 और ए हो गया आपका 23, मास नंबर हो गया 23, परमाणु संख्या हो गया 11। फॉर्मूला क्या है, जेड बराबर पी बराबर ई। जेड क्या है 11, तो ई भी 11 और ये भी 11, चूंकि तीनों बराबर है तो ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11। तो प्रोटॉन आपका कितना हो गया 11, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 11। यहाँ तक ठीक है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम लोग के पास क्या फॉर्मूला है, ए बराबर पी प्लस एन। ए का मान दिया हुआ है 23 और प्रोटॉन का मान यहाँ से आप निकाल चुके हैं 11, अब प्लस न्यूट्रॉन छोड़ दीजिए, इसको इधर अगर भेजते हैं तो 23 माइनस 11 बराबर एन। ठीक है, घटा दीजिए, 3 में से 1 गया 2 और 2 में से 1 गया 12, यानी न्यूट्रॉन आपका हो गया कितना, 12 न्यूट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलने आ गए। और मान लीजिए अगर आयरन ले रहे हैं, ठीक है, आयरन का परमाणु संख्या होता है 26 और परमाणु भार होता है 56। ठीक है, ए का यहाँ पे जेड का मान कितना हो गया, नीचे वाला 26 और ए का मान कितना हो गया 56, ए का मान हो गया 56। तो हम लोग फॉर्मूला क्या है, जेड बराबर पी बराबर ई। ठीक है, जेड हो गया आपका कितना 26, तो प्रोटॉन भी हो गया 26 और इलेक्ट्रॉन भी हो गया 26, 26। ए बराबर पी प्लस एन, ए का मान कितना है 56, 56, प्रोटॉन हो गया आपका कितना 26 और न्यूट्रॉन हो गया आपका, न्यूट्रॉन के निकालना है, इसको इधर कीजिए, 56 माइनस 26 बराबर हो गया न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, घटा दीजिए, 6 में से 6 गया 0 और 5 में से 2 गया 3, न्यूट्रॉन की संख्या आ गई 30। हाँ, एक चीज और, अगर मान लीजिए कि Na प्लस कर दिया, तो Na प्लस कर दिया तो इसमें चेंजिंग सिर्फ किस में होगा, इसमें जेड बराबर पी बराबर ई। तो हम लोग जानते हैं परमाणु संख्या 11 है, प्रोटॉन भी 11 है, ई 1 प्लस देख रहे हैं, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ चुका है, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है, तो ये क्या हो जाएगा 11 माइनस 1, यानी इसमें हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। और कोई चीज में चेंजिंग नहीं होने वाला है, न ही आपका प्रोटॉन में चेंजिंग होगा और न ही आपका न्यूट्रॉन में चेंजिंग होगा, क्योंकि छोड़ और त्याग और ग्रहण कहाँ से होता है, तो सेल से होता है, कक्षा में।
तो कक्षा जो है वो बाहरी है, तो बाहरी से ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और बाहर में ही इलेक्ट्रॉन का रन करेगा। तो ये नाभिक वाला में कोई चेंजिंग होने को नहीं है, नाभिक वाला में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो जब भी होता है चेंजिंग होगा या तो इलेक्ट्रॉन में होगा, बस इलेक्ट्रॉन में ही होगा। अगर त्याग रहा है, अगर लूज कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, चूंकि किसी को दे रहा है धनवान है, अगर ले रहा है तो कर्जदार कहलाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर क्लोरीन देखते हैं, Cl- देखते हैं, तो क्लोरीन का पहले अगर निकालिएगा तो क्या होता है, Z बराबर P बराबर E होता है। तो परमाणु संख्या 11, प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11। लेकिन जैसे ही अगर यहाँ माइनस लग गया तो एक इलेक्ट्रॉन ये लिए हुए है तब माइनस दिख रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मास में कोई चेंजिंग नहीं होगा।